हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिजिक्स सब्जेक्ट का होगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि 2023 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो गेसिंग क्वेश्चन है और गेस का है। एमबीडी गाइड से का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को पता ही होगा एमबीडी गाइड अपने आप में एक ब्रांड है। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो ऐसा तत्व इनमें से कौन सा है? ऑप्शन 4 को दिया गया है। इनमें से ऐसा तत्व कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है? त्याग कर मतलब तो समझ रहे होंगे, मतलब छोड़ता है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन जो है सो दूसरे को देता है और वह जो है सो धनात्मक आयन के पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो क्या कहे जाते हैं? वो कौन सा होता है? उपधातु होता है या धातु होता है या अधातु या मिश्र धातु है? तो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, धातु। तो धातु जो है सो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कर भी अब जो है सो वह धनात्मक आयन बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दूसरा, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? मान कर चले कि देखते होंगे आप लोग कि लोहा पर जंग लग जाता है, तो वो जंग को बचाने के लिए, चाहे लकड़ी पर जंग लग जाता है, लकड़ी पर जंग तो नहीं लगता है, मान कर लकड़ी को अगर खाने से, यानी कि मान कर चलो उसको लकड़ी को ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रखना है, तो लकड़ी पर हो या ट्रंक बक्सा हो, तो घर में आप लोग देखते होंगे तो उस पर जो है लेपित यानी कि पेंट किया जाता है। तो उसको बचाने के लिए अधिक दिन तक चलाने के लिए उस पर लेपित किया जाता है। तो यहाँ है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया, जब जो लेपित करते हैं ऊपर लेपते हैं यानी कि पेंट करते हैं, तो उसमें जिंक मिला रहता है जिसका संकेत होता है Zn। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका परमाणु संख्या कितना है, क्योंकि यह पूछ लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि इसका परमाणु संख्या पूछ लिया जाता है, नहीं तो इसका संकेत पूछ लिया जाता है। तो हम तो संकेत बता दिए, Zn होता है जिंक का। तो लोहा पर जो जिंक लेपित किया जाता है यानी कि पेंट किया जाता है लोहा को जिंक से, तो उसको क्या कहते हैं? उस क्रिया को क्या कहते हैं? वर्क को। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होगा, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण है जो लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है? निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, मीथेन। CH4 यानी कि मीथेन का जो सूत्र होता है मीथेन, तो इसका जो सूत्र होता है CH4 यानी मीथेन होता है। और यह गैस है, मीथेन एक गैस है और कहाँ पाया जाता है? तो ये धान के खेत में पाया जाता है मीथेन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आभूषण बनाने यानी ज्वेलर्स को, यानी कि ज्वेलर जो अब गहना जिसको कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, गहना बनाने वाला सोना होता है। तो देखिए क्वेश्चन आप कहीं भी पढ़िए तो क्वेश्चन को समझने के बाद ही आंसर टिक कीजिए। धड़फड़ा के यानी कि हड़बड़ा के क्वेश्चन नहीं टिक कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक, एकत्रित पूर्वक, ध्यानपूर्वक एक बार 2 बार सही पढ़िए, क्वेश्चन समझ में आ जाए, उसी में आंसर छिपा रहता है। तो यहाँ कहता है कि जो आभूषण बनाने, क्वेश्चन सेम रहता है, हम लोग का पढ़ाया हुआ और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सेम रहता है। सिर्फ आप लोग का इतना होता है कि एग्जामिनर जो होता है ना, कुछ शब्द को इधर से उधर कर देता है, यानी कि कुछ ज़्यादा डीपली में, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली वर्ड जो है हिंदी का यूज कर लेता है, तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं और आंसर को गलत टिक करके चले जाते हैं। तो आभूषण यहीं पर हम कहें तो गहना, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो गहना बनाने वाला जो सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है शुद्ध? तो वो जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, जिसमें 22 कैरेट शुद्ध सोना होता है और 2 कैरेट जो उसमें तांबा मिलाया जाता है, क्योंकि सोना जो होता है शुद्ध वो मुलायम होता है यानी सॉफ्ट होता है। तो उसको ठोस बनाने के लिए, कारा बनाने के लिए, आप लोग समझ रहे हैं कारा मतलब, तो कारा बनाने के लिए जो है सो उसमें तांबा मिलाया जाता है 2% को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है, आर्गन।
आर्गन जो है निम्न में से उत्कृष्ट तत्व है। तो आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। तो निष्क्रिय गैस 6 प्रकार के हैं, यानी कि निष्क्रिय गैस जो है 6 है। तो हम तो एक बता दिए आर्गन, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आप लोग आधा से बेसी जो है चैप्टर ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि ये 6ठा महीना जो है बीत चुका है और 7th कुछ दिन में चलने वाला है। तो निष्क्रिय गैस होता है 6, जिसमें से एक हम बता दिए आर्गन। 5 आप लोग का कमेंट सेक्शन में बताना है। और वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक फीडबैक देना नहीं भूलिए, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, अपने दोस्तों को जुड़िए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड फ्री में कराया जाएगा। अगर नोट से संबंधित किसी भी तरह का सुझाव, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, तो वहाँ से आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं और फ्री में अपना नोट्स पा सकते हैं। क्योंकि अन्य सारे चैनल जो है पैसा के यानी कि पेमेंट के माध्यम से नोट्स दिया जाता है, लेकिन हम फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस इतना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं मिश्र धातु के टीन को क्या कहते हैं? कांसा, पित्तल या सोल्डर या ड्यूरालुमिन क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, कांसा। कांसा जो है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को यानी कि ताम्र एवं टीन के मिलाने से जो है कांसा तैयार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaSO4 इंटू 1/2 या इसी को हाफ H2O भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि CaSO4 इंटू 1/2 यानी कि इसको हाफ H2O भी बोल सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए यहाँ पर बहुत दूर दूर दिया गया है, यहाँ के 2H2 है, यहाँ 5H2 है, यहाँ सिंपल H2 है, यहाँ जो है हाफ H2 यानी कि H2O मतलब आधा होता है। H2 मतलब क्या होता है? तो जल का संकेत होता है H2O। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो अम्ल और जब क्षार मिलते हैं आपस में, तो दोनों को मिलने से क्या तैयार होता है? प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, लवण और क्षार। तो अम्ल मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, जिसका pH मान 7 से कम होगा वो अम्ल होगा, जिसका pH मान 7 होगा वो उदासीन होगा, और जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा वो क्षार होगा। तो क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो कड़वा टाइप का होता है, मतलब तीता नहीं, कड़वा टाइप का, जैसे कि नीम का पत्ता हो गया। तो चख के देखिएगा नीम का पत्ता कैसा लग रहा होगा, प्रैक्टिकली अपने खुद पर कीजिएगा, पता चल जाएगा कड़वा किस तरह का होता है, नहीं तो आप लोग को पता नहीं होगा। और अम्ल स्वाद में कैसा होता है? तो खट्टा होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी कि लवण। तो समझ रहे होंगे लवण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है श्वसन के अंतिम उत्पाद है, यानी कि जब हम श्वसन करते हैं, श्वसन मतलब समझ रहे हैं सांस लेना और छोड़ना, जिसको इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं, ब्रीथिंग। तो श्वसन के अंतिम उत्पाद यानी कि हम श्वसन करते हैं तो उस समय क्या छोड़ते हैं? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या H2O यानी जल, या CO2 और ऊर्जा, या ऑप्शन में सी में है H2O और ऊर्जा, या CO2 H2O और ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी होना चाहिए, और इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, CO2 H2O और ऊर्जा। तो श्वसन के दौरान जो है हम लोग CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधा लेता है, और पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड अपने भोजन के रूप में लेता है, और वो ऑक्सीजन छोड़ता है तो हम लोग श्वसन के रूप में लेते हैं। उसके बाद है H2 और ऊर्जा। तो हम लोग 3 मुख्य रूप से छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल छोड़ते हैं, और ऊर्जा जो है छोड़ते हैं श्वसन के अंतिम उत्पाद के रूप में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
10 दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है, यानी कि ऊपरी मतलब समझ रहे हैं, बाहर वाला जो चमकीला टाइप का होता है, उजला उजला टाइप का, तो दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, दांत के ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो इनामेल कहते हैं। तो दांत का जो ऊपरी परत जो यानी कि चमकीला टाइप का होता है, उजला उजला, वो इनामेल होता है। और दांत के अंदर वाला यानी कि भीतर वाला भाग जो होता है वो डेंटाइन होता है, डेंटाइन। तो इनामेल जो होता है, सो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, डेंटाइन, इनामेल, अस्थि, क्राउन। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, इनामेल। डेंटाइन कोमल होता है, यानी कि उतना सॉफ्ट, यानी कि सॉफ्ट होता है, उतना कठोर नहीं होता है, तो डेंटाइन होता है। और इनामेल जो होता है सो दांत का कठोर भाग होता है। अस्थि, अस्थि, अस्थि किसको कहेंगे, यहीं पर हम बोन कहते हैं, तो सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा, क्योंकि बोन मतलब हड्डी होता है, तो उसी को हिंदी में अस्थि कहते हैं, यानी कि हड्डी को हिंदी में अस्थि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि आप लोग का इस वीडियो में सपोर्ट रहा तो हम थ्योरी भी लाएंगे और न्यूमेरिकल भी करा सकते हैं। तो आहार नाल समझते हैं। तो आहार नाल जो है सो मानव का ये हो गया आहार नाल, ठीक है, ये हो गया आहार नाल, ये हो गया आहार नाल। तो सबसे जो बोलता है कि सबसे लंबा भाग, तो सबसे लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत होता है, सबसे लंबा भाग मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग वो छोटी आंत होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि परागकण, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, परागकोश के अंदर बनते हैं, या अंडाशय के अंदर बनते हैं, या वर्तिका के अंदर बनते हैं, या पत्तिया के अंदर बनते हैं। तो परागकोश किसके अंदर बनते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि परागकोश के अंदर जो है सो परागकण बनते हैं। तो परागकोश इसको बोलते हैं। यहाँ पर आप कुछ डंठल टाइप का देखते होंगे, तो इसमें कुछ थोड़ा सा पाउडर टाइप का यानी कि पीला पीला टाइप का होता है, तो इसको परागकोश कहते हैं, परागकोश। और इसमें जो उजला उजला टाइप का पाउडर टाइप का होता है इसी को परागकण कहते हैं। इसी से फूलों में निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होता है। और मानव जाति में जो है सो निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन नलिका में होता है स्त्री में। चलिए नेक्स्ट है कि चलनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चलनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, जंतुओं में पाई जाती है, या जाइलम में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है, या कोशिकीय पौधे में पाया जाता है। तो जंतुओं मतलब हम लोग में आते हैं, जीव जंतु में। और जाइलम जो होता है वो पेड़ पौधा में होता है, जो जल ढोने का काम करता है, जल को ऊपर से जड़ से तना की ओर जल को ले जाने में सहायता करता है। और फलों या खाद्य पदार्थों को पेड़ पौधों में ऊपर तक पहुँचाने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, फ्लोएम। चालनी नलिकाएं पाई जाती है कहाँ, तो फ्लोएम में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है, आरबीसी की जीवन अवधि कितना होता है। तो आरबीसी के जो जीवन, यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना हो जाता है, और ऐसे भी नहीं समझे तो चलिए किसका इसका मतलब क्या होता है। तो आरबीसी का जीवन, यानी कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है आरबीसी का। और आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोरेशन कहाँ पाया जाता है, तो ब्लड में। और ब्लड में जो ब्लड का जो है सो लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड में क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। तो क्वेश्चन है कि आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है, यानी कि आरबीसी हमारे शरीर में कितना दिन तक जीवित रहता है। तो 120 दिन तक जो है सो हमारा ब्लड जो है शरीर में जीवित रहता है। उसके बाद जो है सो जाकर यह पीलिया में मर जाता है, फिर उसके 120 दिन के बाद जो है सो नया तैयार होकर ब्लड हमारे शरीर में चलता है। तो 120 दिन तक इसका जीवन काल रहता है। उसके बाद 120 दिन के बाद जो है सो यह आरबीसी अब खुद ही जाकर पीलिया में मर जाता है। चलिए नेक्स्ट है, तो सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है, यानी कि 80 के स्पीड से आता है और 120 के स्पीड से फेंकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? अस्थि कोशिका। अस्थि मतलब आप पिछला क्वेश्चन में देख चुके हैं कि अस्थि मतलब होता है हड्डी, यानी कि हड्डी कोशिका, या पेशी कोशिका, या न्यूरॉन कोशिका, या मास्टर सेल कोशिका। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी कि न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जन्म के बाद हमारे शरीर के कौन से अंग में जो है सो कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ब्रेन यानी न्यूरॉन में नहीं होता है। और मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो न्यूरॉन है, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। तो हमारे जन्म के बाद जो है सो शरीर में कहीं चोट वोट लग जाने के कारण शरीर के हर पार्ट पुर्जा जो है सो उसके बाद मरम्मत किया जा सकता है, हो जाता है। लेकिन हमारे ब्रेन में चोट लगने के बाद, न्यूरॉन में चोट लगने के बाद जो है सो ठीक यहाँ कोशिका विभाजन यानी कि वहाँ ठीक नहीं हो सकता है। इसीलिए पुलिस यानी कि कानून का यह सलाह रहता है कि आप हेलमेट पहनकर कहीं निकले, क्योंकि शरीर के किसी भी अंग में अगर गहरा चोट लग जाए तो उसको अगर मान कर चले उस शरीर को यानी कि अंग को काट कर हटा कर भी जिंदा रहने वाला व्यक्ति अगर रह जाता है तो उसको अंग को काट के हटाया जाता है। लेकिन हमारे ब्रेन में अगर चोट गहरा लग जाए, क्रेनियम नामक हड्डी से यह ढका हुआ है, अगर क्रेनियम नामक हड्डी टूट जाए तो इसका मतलब है कि अंदर तक गहरा चोट चला जाए और इसमें जो है सो कोशिका विभाजन इनके ठीक होने की संभावना नहीं रहता है 100%। कुछ ही लोग जो है सो क्रेनियम से ऊपर अगर चोट लगा हुआ रहता है तो वो बच जाता है। तो हमारा जो मस्तिष्क है क्रेनियम नामक हड्डी में एब्जॉर्ब है यानी कि ढका हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते होंगे तो इसका आंसर आप पहले टिक कर चुके होंगे। आप लोग 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना सही अटैम्प्ट कर चुके हैं। आप लोग 19 कर चुके हैं, आपका 19 अगर सही है तो आप ए ग्रेड दे सकते हैं। आपका अगर 17 क्वेश्चन है तो बी ग्रेड दे सकते हैं, और आपका 15 क्वेश्चन सही हुआ तो थर्ड ग्रेड दे सकते हैं। तो आपके अनुसार आप ईमानदारी पर बताइएगा कि 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद आप लोग कितना सही कर चुके हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है। और एग्ज़ाम की जो टेंशन है वो मुझ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग को मेरा टेंशन है पूरे सब्जेक्ट को कराने का। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। और बार बार बोलते हैं कि अपना फीडबैक नहीं भूलिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। तो अंडाणु निषेचित कहाँ होता है? तो अंडाणु जो निषेचित होता है यानी कि फैलोपियन ट्यूब नलिका में, स्त्री के फैलोपियन ट्यूब नलिका में जो है तो अंडाणु निषेचित होता है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन जो है सो इम्पोर्टेंट है, एमबीडी गाइड का गेसिंग क्वेश्चन है, गेस है, तो बार बार जो पूछा जाता है तो आप लोग ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को देखा कीजिए। और टेलीग्राम पर क्यूज देना नहीं बोले, क्योंकि वीडियो कीजिए उसके बाद वहाँ पर जो क्यूज अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिवीजन इज़ द बेस्ट होता है। तो रिवीजन कीजिए, कन्फ्यूजिंग की कोई समस्या नहीं रहेगा, मेरा इतना गारंटी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि 1 MA बराबर होता है, 1 MA बराबर के होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10⁻³ एम्पियर। जो 10⁻³ ए जो है तो बराबर होता है 1 MA के। नेक्स्ट है कि डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग क्या होता है? भारी वाहनों में, या रेल के इंजनों में, या विद्युत उत्पादन में, या इन सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का जो उपयोग होता है वो कहाँ होता है? तो भारी वाहनों में, या विद्युत उत्पादन में, इन सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, इन सभी में होता है। भारी वाहनों में होता है, रेल इंजनों में होता है, और विद्युत उत्पादन में होता है, और इन सभी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट है सौर सेल
और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, यानी कि सौर सेल यानी कि सोलर प्लेट जो है सो किस चीज़ में रूपांतरित करता है? प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ताप ऊर्जा में रूपांतरित करता है, या विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। विद्युत ऊर्जा में जो है सो सौर सेल, यानी कि सौर ऊर्जा जो है सो हम धूपा में रखते हैं, उसके बाद जो है सो सूर्य से जो प्रकाश खींचता है उसके बाद जो है सो वो ट्रांसफर यानी कि बदल करके हमको विद्युत ऊर्जा देता है, जिससे हम बल्ब, फैन यानी पंखा, मोबाइल चार्ज, टीवी इत्यादि चलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सोना की परमाणु संख्या कितना है, और इसका संकेत जो होता है सो Au होता है, और चांदी का Ag होता है। संकेत Ag बार बार पूछ लिया जाता है, इसका संकेत भी। तो चांदी का संकेत Ag और सोना का Au, और इसका परमाणु संख्या हम पिछला क्वेश्चन में बता चुके हैं, इसका जो है एटॉमिक नंबर भी पूछ लिया जाता है। तो सोना का परमाणु संख्या कितना है? तो 79 इज द करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है सो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट 79 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो निम्न में से कौन जो है सो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना या अवक्षेपण। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है राइट आंसर अवक्षेपण। अवक्षेपण जो है सो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होता है यानी कि O2, इसका संकेत होता है O2। तो परमाणु संख्या कितना होता है? तो 8 होता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का जो है सो संयोजकता कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी कि 2 होगा संयोजकता इसकी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? यानी कि अम्लीय वर्षा यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की H2SO4 का जो है सो अम्लीय वर्षा यानी जल का जो पीएच मान कितना होता है? तो इसका 23 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी कि 5 से 6 से कम होगा, 5.6 से कम होगा, तभी तो यह अम्ल होगा। नहीं तो 7 होगा तो ये उदासीन होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो ये क्षारीय होगा। क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, 5.6 से कम होगा। नेक्स्ट है कि चींटी के डंक में, यानी कि लाल चींटी आप लोग देखेंगे तो चींटी के जो डंक होता है यानी कि पिछला डब्बा, उसमें डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है सो टमाटर में पाया जाता है, और सिट्रिक अम्ल और इथेनोइक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा 24 का जो है सो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, मेथेनोइक अम्ल होगा। नेक्स्ट है वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में क्या होती है? लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, या लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं, या लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। तो क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है ब्यूटेन के कितने समायोगी संभव है? तो ब्यूटेन के कितने समायोगी संभव है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 है, ब्यूटेन के समायोगी 2। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि पूरा हम लोग गैस MBD गाइड जो है सो पूरा कवर करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपना फीडबैक देना नहीं भूलिए क्योंकि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन और फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।